अगर जेई में आपका मॉक टेस्ट के अंदर जो स्कोर है वो स्टैग्नेंट है और आप सेम स्कोर देख देख कर या फिर स्कोर को डिक्लाइन होते होते देख देख कर थक गए हो, तो आपको जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए इस बारे में कि आप अपना स्कोर इंप्रूव करो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 21 वेज ऑफ स्कोर इंप्रूवमेंट इन जेई। ध्यान रखना कि आपको एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से सुनना है, नोट करना है, और स्पेशली पॉइंट नंबर 4, 9, 11, 18 और 21 आज ही से आपको इंप्लीमेंट करना शुरू करना है। जो भी आप कर सकते हो, एक्स्ट्रा सपोर्ट भी आपको अवेलेबल होगा, वो भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको नीड लग रही है तो, या फिर बहुत सर्टेनिटी से और बहुत फास्ट आप अपने स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हो तो। एक एक पॉइंट यहाँ पे जो है वो ईयर्स ऑफ मेंटरशिप के और टीचिंग के एक्सपीरियंस से आ रहा है, तो एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना, सीरियसली और सिंसियरली करना। तो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर आपने इनफ मॉक टेस्ट अभी तक नहीं दिए हैं, जस्ट 2-3 ही दिए, या फिर आप महीने में एक देते हो, लो फ्रीक्वेंसी है, तो फिर आप पहले तो और मॉक टेस्ट देना शुरू करो, क्योंकि अगर आप टेस्ट दोगे ही नहीं तो आप इंप्रूव कर ही नहीं पाओगे। आप जो जिस डायरेक्शन में थ्योरी प्रैक्टिस करे जा रहे हो, आपको मालूम नहीं है कि वो सही डायरेक्शन है कि नहीं, वो आपको सही डायरेक्शन है कि नहीं, वो रियलिटी चेक तब होगा जब आप मॉक टेस्ट दोगे। तो चैप्टर को जैसे तैयार करो, मॉक टेस्ट दो। कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए? जितने भी चैप्टर्स आपने अभी तक कंप्लीट किए हुए हैं, है ना, मॉक टेस्ट ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट 3-4 चैप्टर हर सब्जेक्ट में वो कवर कर रहा है ना, तभी वो एक असली मॉक टेस्ट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, और ऐसे मॉक टेस्ट आपको हफ्ते में एक बार या फिर एटलीस्ट 2 हफ्ते में एक बार तो देने देना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देने चाहिए पहले, जो कंबाइंड मॉक टेस्ट है उनको देने से पहले। क्यों? क्योंकि आपको ये देखना है कि आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट है कि नहीं पहले, है ना। अगर हम प्रिपरेशन नहीं करेंगे और मॉक टेस्ट से पहले से जंप कर जाएंगे तो फिर क्या होगा, हम ये देख ही नहीं पाएंगे कि हमारी सारी कमियां जो हैं वो क्या हैं। ठीक है, और उन कमियों को देखे बगैर हम टेस्ट का स्कोर अपना सीरियसली लेने लग जाएंगे, तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। और ध्यान रखना, अगर 75 क्वेश्चन होते हैं आपके मॉक टेस्ट में और एक सब्जेक्ट में 3-4 चैप्टर होते हैं, तो फिर एक चैप्टर का या एक चैप्टर के आपको सिर्फ 6-7 क्वेश्चन ही मिलेंगे, तो 6-7 क्वेश्चन में एक चैप्टर चेक ही नहीं हो पाएगा आपका। जबकि चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दोगे तो एटलीस्ट 20 से 30 क्वेश्चन होने चाहिए एक चैप्टर के उस मॉक टेस्ट के अंदर, और वो 1 घंटे का हो सकता है। फिर पॉइंट नंबर 3 है कि आपको जस्ट अटेम्प्ट नहीं करना है पेपर, उसको एनालाइज भी करना है। अटेम्प्ट करने से आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा, मोर अटेम्प्ट करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ मोर अटेम्प्ट करने से स्कोर नहीं बढ़ेगा। अटेम्प्ट करने के बाद एनालाइज करना जरूरी है। क्या एनालाइज करना जरूरी है? कि आपने क्या गलतियां करी हैं। अब क्या क्या गलतियां होती हैं? नंबर 1, एक होती है कि आपने क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी, नेगेटिव मार्किंग हो गई आपकी। एक ये होता है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व तो कर लिया लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, ये भी गलती है। बहुत ज़्यादा टाइम अगर आप दे दोगे तो बाकी क्वेश्चन का जो टाइम जो बाकी क्वेश्चन पे जाना था वो नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो वो भी एक गलती है। और आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाया, ये भी एक गलती है। आपको ये नहीं देखना है कि कितने क्वेश्चन नहीं हो पाए, कितने क्वेश्चन गलत हो गए एंड सो ऑन। कितने से काम नहीं चलेगा आपका, उससे बस आप स्कोर कैलकुलेट कर रहे होगे और आप ये देख रहे होगे कि मैं कितना पानी में हूं, उससे कुछ नहीं होगा। आपको ये देखना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन आपसे गलत हो गया वो क्यों गलत हो गया, एग्जैक्टली उसकी डेप्थ में आपको जाना है। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छी तरह से देखना है और फिर पता लगाना है कि क्या इसका रूट कॉज रहा होगा, और फिर उस पर इंप्रूव भी करना है। तो पॉइंट नंबर 4 है, डोंट जस्ट एनालाइज, इंप्रूव ऑल्सो। अगर आप पेपर एनालाइज कर लोगे और आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में आपका ये कॉन्सेप्ट वीक है, इस चीज़ में रिवीजन नहीं हुआ, इस चीज़ में प्रैक्टिस नहीं हुई, मान लो आपको ये मालूम पड़ गया। अब मालूम चलने से क्या होगा, अगला स्कोर ऑटोमेटिकली तो इंप्रूव हो नहीं जाएगा, हमें खुद इंप्रूव करना होगा। सपोज संडे को टेस्ट हुआ, शाम को आपने एनालाइज किया रात को, ठीक है, और फिर मंडे ट्यूसडे 2 दिन दिए जिसमें आप 1-1, 2-2 घंटे रोज दोगे इसके इंप्रूवमेंट के लिए, कि जो भी एनालिसिस से रिजल्ट निकला है उसमें करें तो इंप्रूव। अगर ये पता चला है कि ये भी कॉन्सेप्ट है तो उसे करें तो स्ट्रॉन्ग, उसे दोबारा पढ़े। ठीक है, किसी में लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से गड़बड़ हो गई, स्पीड नहीं बन पा रही तो स्पीड बढ़ाएं। इंप्रूवमेंट अगर आप नहीं करेंगे तो अपने आप नहीं होने वाला, और आपको अपनी मिस्टेक्स का रूट कॉज फाइंड करना है। ये पॉइंट नंबर 5। आपको जस्ट ये नहीं देखना कि मिस्टेक हो गई और इसलिए हो गई, किसी मिस्टेक हो गई नहीं। सिली मिस्टेक तो आपने जस्ट बोल दिया किसी मिस्टेक हो गई, ये इसका रूट कॉज थोड़ी है। क्या किस चीज़ का रूट कॉज सिली मिस्टेक होता है कि हमें नहीं पता क्यों हो गई और हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, ऐसा होता है क्या? नहीं, सिली मिस्टेक कुछ नहीं होता। पहली बात तो सारी मिस्टेक सिली होती है, कौन सी मिस्टेक बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट होती है बताना जरा। तो आप इस बात को समझो कि रूट कॉज क्या है। मे बी आपका फोकस हट गया, मे बी अटेंशन वीक हो गई, मे बी उस क्वेश्चन को करते वक्त आपने कुछ गलत समझ लिया, तो गलत समझ लिया तो फिर आप क्वेश्चन हो नहीं पा रहा। मे बी आपने इन्फॉर्मेशन कुछ गलत रीड कर ली, तो उसका क्या सोल्यूशन हुआ, क्या रूट कॉज हुआ, लैक ऑफ अटेंशन, है ना। और मे बी आपके बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए थे, इस वजह से आप डिप्रेस हो गए थे, इस वजह से आप अच्छी तरह से नहीं कर पाए, तो क्या रीजन हुआ, लैक ऑफ इमोशनल कंट्रोल। ठीक है, तो रूट कॉज पे जाना है। ठीक है, आपसे कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो उसके सब्जेक्ट वाइज अगर देखें तो 3 कॉज हो सकते हैं, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट्स या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कह लो, या फिर लैक ऑफ प्रैक्टिस, या फिर लैक ऑफ रिवीजन। अगर लैक ऑफ रिवीजन है तो रिवीजन ज्यादा करें, लैक ऑफ प्रैक्टिस है किसी चैप्टर में या कॉन्सेप्ट में तो उसमें प्रैक्टिस ज्यादा करें, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है तो उसको फिर दोबारा से पढ़ें, उसके में भी मल्टीपल लेक्चर देखें, वीडियोस देखें। अब पॉइंट नंबर 6, अगर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से कोई क्वेश्चन आपसे छूट गया या गलत हो गया तो आपको ये करना है। देखो, नंबर 1, आपको ये देखना है कि ना सिर्फ ये कि पूरा चैप्टर मेरा गलत है, पूरा चैप्टर को मैं नहीं समझता हूँ, ऐसा नहीं, उस क्वेश्चन के अंदर क्या कॉन्सेप्ट में आपकी अंडरस्टैंडिंग कम रह गई, उस कॉन्सेप्ट को अलग से दोबारा से पढ़ो। ठीक है, और उसके अंदर देखो कौन से पॉइंट की वजह से गड़बड़ रह गई, उसको हल्के में मत लो मिस्टेक को। ठीक है, उसको बड़ा डीपली देखो, है ना। और टाइम नहीं लगेगा इसमें बहुत ज्यादा, क्यों? क्योंकि हम पूरे चैप्टर को थोड़ी दोबारा पढ़ रहे हैं, हम तो जस्ट उस कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ रहे हैं, है ना। और एक जगह से अगर उतना ज्यादा फील नहीं आ रहा समझने का तो फिर आप मल्टीपल जगह से उसको देखो, यूट्यूब पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई रिसोर्सेज मिलेंगे, उनमें थोड़ा सा टाइम दो, ज्यादा नहीं, 10 मिनट 15 मिनट काफी है। ठीक है, एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट सुधारने के लिए 15 मिनट में हो जाएगा, है ना। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग अगर मेरे को चेक करनी है कि सही है कि नहीं, तो मेरे को ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करने होंगे, है ना। एनसीईआरटी के अंदर आते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जैसे एचसी वर्मा में होते हैं ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या करते हैं, न्यूमेरिकल नहीं होते तो उनमें ज्यादा सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता, 30 सेकंड में एक हो जाता है ना।
लेकिन उससे हमें सीखने को मिलता है, और कुछ कॉन्सेप्ट गलत होता है, अगर हमारा मिसकॉन्सेप्ट होता है तो वो बिल्कुल साफ ही हमें दिख जाता है, ठीक है। और आप यहाँ पे एआई का यूज करो, चैट जीपीटी का यूज करो, उससे एक चैप्टर बोलो या कॉन्सेप्ट बोलो और बोलो कि मेरे को अपने कॉन्सेप्ट टेस्ट करने हैं, तो मेरे को अच्छे डीप कॉन्सेप्ट क्वेश्चन की लिस्ट दे दो आंसर के साथ, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, अगर आपको मटेरियल नहीं मिल पा रहा तो, है ना। और फिर आप चैट जीपीटी से पूछ लो कि इस कॉन्सेप्ट में क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं लोग, ताकि वो कॉमन मिस्टेक्स आप ना करो सिंपली। तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगर है तो उसको फिक्स करने का ये तरीका है। अब अगर लैक ऑफ प्रैक्टिस है, कैसे पता चलेगा कि लैक ऑफ प्रैक्टिस है? देखो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन हो गया लेकिन स्पीड में नहीं हो पा रहा है ना, या बैठ के आपको बार बार सोचने की जरूरत पड़ रही है क्या करूँ, स्टक हो रहे हो बार बार, तो लैक ऑफ प्रैक्टिस इसका कारण है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन हो ही नहीं पा रहा तो मे बी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसका कारण है, या फिर ऐसा हुआ कि उस वक्त आप नहीं समझ पाए, है ना। और अगर ऐसा हो रहा है कि आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो लैक ऑफ रिविजन उसका कारण है, सिंपल सी बात है। अब लैक ऑफ प्रैक्टिस से क्या करना है, आपको क्या करना है कि उस टाइप के क्वेश्चंस और करने हैं, सारे क्वेश्चन और नहीं करने हैं, उस चैप्टर की प्रैक्टिस और करो, डबल करो, ट्रिपल करो, ये नहीं बोल रहा मैं, उसी टाइप के 4-5 क्वेश्चन और कर लो, ठीक है। तो लैक ऑफ प्रैक्टिस वाली जो चीज़ है एटलीस्ट उस कॉन्सेप्ट से जो है वो फ्री हो जाएगी, है ना। मतलब आप आपका वो वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके क्वेश्चन करना आपके लिए सही हो जाएगा, ऐसा मान लिया जाएगा कि उसकी प्रैक्टिस आपने कर ली, ठीक है। फिर आता है लैक ऑफ रिवीजन अगर रीजन है तो क्या करना है। तो लैक ऑफ रिवीजन अगर रीजन है तो फिर ऑब्वियसली रिवाइज करना है। अब रिवीजन हो सकता है हमने नोट्स बनाए, हो सकता है ना बनाए। शुरू में इसको प्रोक्रेस्टिनेट मत करना कि नोट्स बनाने बैठ गए, अब बैठ ही गए, अब ऐसा मत करना। जो बुक है, जो भी आपके पास है चीज़ें ऑलरेडी, उनको यूज़ करो रिवीजन के लिए, वहाँ पे हाईलाइटिंग करो, ठीक है, वहाँ पे ही मार्किंग कर लो। अलग से नोट बनाने मत बैठो, क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा उसमें, प्रोक्रेस्टिनेट कर दोगे आप, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। करना है काम अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन फ्री टाइम में करेंगे अच्छे से, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट हाईलाइट और मार्क कर लो उन चीज़ों को और वहाँ से रिवीजन करो। और जो चीज़ें भूल जाते हो उनको अपने रिवीजन शेड्यूल में लेके आओ। रिवीजन शेड्यूल मतलब ये कि डेली बेसिस पे मैं 15 मिनट दूंगा रिवीजन को, बस 15 मिनट दूंगा, 20 मिनट दूंगा, आधा घंटा दूंगा, बस इतना टाइम दूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि मैं रिवाइज करूंगा बार बार, ताकि जस्ट बाय शेयर नंबर ऑफ इंप्रेशंस जो मैं बार बार देख रहा हूँ उसी से मेरे को याद हो जाए। बाकी अगर कोई चीज़ आप अच्छे से समझ लेते हो तो याद तो हो जाती है, लेकिन मैं इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट नंबर 9 है कि लर्न एंड यूज राइट पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोगों को मालूम नहीं होता कि पेपर सॉल्व करने की भी स्ट्रेटेजी होती है, सही तरीके की स्ट्रेटेजी होती है। देखो, अगर आप सही तरीके की स्ट्रेटेजी यूज नहीं कर रहे हो, इसका मतलब गलत तरीके की स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो। और अगर आपने स्ट्रेटेजी के बारे में सोचा ही नहीं अभी तक, तो इसका मतलब हाई चांसेस इस बात के, ऑलमोस्ट सर्टेन है कि आप कोई बकवास स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो। बकवास स्ट्रेटेजी क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। आपको पहले वो अटेम्प्ट करना होता है जो कि आपसे इजिली हो जाएगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस नंबर 1 बना रहे। नंबर 2 ये कि आप कम से कम समय में, फर्स्ट आवर में अपना 30 to 40% पेपर कंप्लीट कर पाओ ऑन टाइम, ठीक है। उससे एक तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, दूसरा आपके मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। समझो बात को। अपनी स्ट्रेंथ पे खेला करो हमेशा, हमेशा पहले अपनी स्ट्रेंथ वाली जो चीज़ें हैं, जो क्वेश्चन आपसे जल्दी हो सकते हैं वो अटेम्प्ट करो, जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा आते हैं उन्हें अटेम्प्ट करो, जो क्वेश्चन आपको आसान लग रहे हैं वो अटेम्प्ट करो, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि किसी और तरीके से हो जाएंगे सॉल्व, लेकिन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, कम टाइम में आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, या फिर आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर से बिलोंग करते हैं, उन्हें पहले अटेम्प्ट करना होता है। तो पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले एक बार उसको देख लेते हैं, हाँ। और ऐसे सारे क्वेश्चन जो हम आसानी से कर सकते हैं उनको अल्फा मार्क कर दो। ऐसे कुछ सारे क्वेश्चन जो कि हमें हमें लग रहा है कि हो जाएंगे लेकिन टाइम देना पड़ेगा, है ना, तो उनको बीटा मार्क कर दो। और बाकी क्वेश्चन जो ऐसा लग रहा है कि हमसे होंगे ही नहीं, तो उनको अपने फोकस से हटा दो, तो उन्हें गामा मार्क कर दो, ठीक है, कि भैया हमसे हो ही नहीं पाएगा, हमने पढ़ा ही नहीं है इसके बारे में, है ना। या फिर हमें लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, हो नहीं पाएगा, हम बाद में देखेंगे इसको। तो प्रायोरिटी सेट करना जरूरी है। ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन 1 2 3 4 पहले करेंगे, नहीं, स्कैन कर लेंगे और फिर उसके बाद देखो 10 से 15 मिनट आप स्कैनिंग में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो कि आपके आधे घंटे बचा लेगा कम से कम, ठीक है। फिर आपने ये कर लिया, अल्फा बीटा मार्क कर लिया, फिर उसको आपने ऐसे सीक्वेंस में अटेंड किया कि अल्फा बीटा गामा। ऐसे नहीं कि फिजिक्स करेंगे पहले फिर केमिस्ट्री करेंगे, नहीं, सारे क्वेश्चन जो मेरे से आसानी से हो जाएंगे पहले मैं करूँगा, फिर उसके बाद जो डिफिकल्टी से होंगे फिर मैं करूँगा, फिर जो मेरे से नहीं होंगे फिर मैं उनको ट्राई करूँगा बाद में, ठीक है। और ऐसा करके आपको लास्ट के एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स में अपने आप को फ्री कर लेना है कि भाई जितना मेरे को आता मैंने कर दिया। अब जो मेरे को नहीं आता उसमें मैं देखता हूँ कहाँ मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि ऑप्शन एलिमिनेशन करके तुक्का लगा सकता हूँ, जिससे मेरे को कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो ठीक है भाई, हो गया सो गया। या फिर ऐसा कुछ कोई क्वेश्चन जो कि मेरे को लग रहा है कि मेरे से हो जाएगा लेकिन मेरे को 8 मिनट लग जाएंगे, 5 मिनट लग जाएंगे, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, वो कर लेता हूँ लास्ट के टाइम में, कुछ तो नंबर आएंगे। तो ऐसे प्रायोरिटी सेट करनी होती है। प्रायोरिटी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजी है। और स्ट्रेटजी तो बहुत सारी होती है, लेकिन मैंने आपको एक बेसिक वाली बता दी था जो सबसे ज़्यादा एसेंशियल, जो कि करनी है, जो कि आपको भी सब सेंस बना रही होगी, हाँ ये तो करना बहुत जरूरी है। फिर पॉइंट नंबर 10, एग्जाम टेम्परामेंट आपको इंप्रूव करना है अपना। यानी कि जब आप एग्जाम में बैठे हो तो आप एग्जाम में अनकंफर्टेबल नहीं होने चाहिए, आपके अंदर एक फियर नहीं होना चाहिए। अपने फियर को एक्साइटमेंट बदलो। ध्यान रखना, फियर और एक्साइटमेंट ना सेम तरह की चीज होती है। बस फियर क्या होता है कि कहीं ये ना हो जाए, और एक्साइटमेंट क्या होता है कि कहीं ये हो जाए, समझ रहे हो। तो आप ये सोच रहे हो कहीं मेरा स्कोर कम ना आ जाए, कहीं मैं बेकार परफॉर्म ना कर दूं। आप ये सोचा करो कि मेरे को मौका मिला बढ़िया परफॉर्म करने का, मैं बढ़िया से बढ़िया परफॉर्म करूंगा। व्हाट इफ इस बार में बढ़िया परफॉर्म कर दूं। जस्ट नेगेटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव में बदलने से फियर एक्साइटमेंट बदल जाता है, लेकिन आपको इसे करना होगा, ठीक है, आपको इसे करना होगा। आप ये नहीं बोल सकते अरे मुझसे नहीं हो रहा, नहीं, यू हैव टू डू इट, इट वोंट हैपन, यू डू इट, समझ लो। फिर साथ में एक एग्जाम के साथ आपको एग्जाम हॉल के साथ कंफर्टेबल होना होता है। कंफर्टेबल नहीं होता आप लोग, आपको लगता है एग्जाम देने का क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया, कुछ नहीं। घर पे अगर आप एग्जाम की तरह कुछ टाइम पढ़ते हो, 3 घंटे 4 घंटे लगातार, तो आपको एग्जाम के टाइम ऐसा कुछ फील नहीं होगा कि कुछ बहुत ज्यादा मैं इनपुट दे रहा हूँ, है ना। अगर आप पढ़ोगे ही यूजुअली अपने अपने दिन के अंदर एटलीस्ट एक सेशन ऐसा रखो जहाँ पे आप 3 से 4 घंटे लगातार पढ़ रहे हो, ठीक है। और जैसे एक वाटर बॉटल रखी हुई है बस, उसके बाद आप लगातार पढ़ जा रहे हो टेबल कुर्सी पे या फिर जैसे भी, तो उससे क्या होगा, आपकी लगातार पढ़ने की आदत ऐसी हो जाएगी और सवाल सॉल्व करने की लगातार आदत ऐसी हो जाएगी कि आपके लिए एग्जाम में बड़ी चीज होगी नहीं। फिर आपको अपना माइंडसेट इंप्रूव करना है। आपने क्या सोच रखा है कि आप टेस्ट क्यों देते हो। आपने ये सोच रखा है कि टेस्ट आप देते हो आपने स्कोर देखने के लिए कितने पानी में हो, और फिर ये दूसरों से कंपेयर करने के लिए कि मैं कहूँ दूसरों कंपेरिजन में। ये बहुत ही गलत माइंडसेट है। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि भाई
मैं पेपर दे रहा हूँ अपनी गलतियां पता लगाने के लिए, ताकि मैं अपनी गलतियां पता लगा लूँ, मैक्स उनको सही कर लूँ, ताकि एग्जाम मेरी गलतियां ना पता लगाए, मेन जो मेरा फाइनल एग्जाम है। ठीक है, मॉक टेस्ट का एम यही होता है। लेकिन अगर आप एम लूज कर दोगे और आप कुछ और सोचने लग जाओगे कि स्कोर देखेंगे, ये देखेंगे, रैंक देखेंगे, तो फिर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ नेगेटिव ही होगा आपके साथ। ठीक है, पॉइंट नंबर 12, डोंट कंपेयर विद अदर्स। नहीं कंपेयर करना आपको, क्यों? खुद से कंपेयर करो। आप ये देखो कि आप इंप्रूव हो रहे हो कि नहीं, दूसरे इंप्रूव हो रहे हैं कि दूसरे पीछे जा रहे हैं। हो सकता है आपकी रैंक इंप्रूव हो रही है और आप सेम लेवल पे हो, जो कि दूसरे बेवकूफी कर रहे हैं, क्या पता क्या हो, है ना? हमें नहीं पता ना क्या है। तो कंपेयर नहीं करेंगे दूसरों से, खुद से कंपेयर करेंगे। खुद को जानते हैं, खुद से कंपेयर करेंगे। दूसरों को नहीं जानते, उनसे कंपेयर नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है भाई। और कंपेयर करके आपको मिलेगा क्या? अरे कंपेरिजन हो जाएगा ना जब फाइनल एग्जाम दोगे। अभी कंपेयर क्या कर लोगे अपनी कोचिंग में, अपने इधर उधर क्या क्या उखाड़ लोगे? कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। उखाड़ इससे पाओगे कि आप अपनी गलतियां देख लो, ताकि आप उनको सुधार लो, ताकि आपके स्कोर्स में बदलाव आए। पॉइंट नंबर 13, इंप्रूव योर अटेंशन लेवल फॉर फोकस एंड एक्यूरेसी। उसका एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ। एक पॉइंट यूज कर लो, है ना? पेन का पेन पॉइंट हो सकता है, या किसी जगह का कोई कॉर्नर हो सकता है। एक पॉइंट ड्रॉ कर लो, चलो ए4 शीट पे सब छोड़ो। ठीक है, आपको क्या करना है, उस पॉइंट पे अटेंशन पे करनी है, अपनी नजरों को वहीं रखना है, बिना एक भी माइक्रो सेकंड के लिए हिलाए। ठीक है, उस पॉइंट से अटेंशन नहीं हटनी चाहिए। ऐसा करो 5 मिनट, 10 मिनट, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट मत करो, बस अपनी नजरें उस तक रखो। ठीक है, इससे आपकी अटेंशन लेवल इंप्रूव होती है। अगर आपने अटेंशन को प्रैक्टिस नहीं करोगे तो होगा क्या कि आप क्या करोगे, आप डिस्ट्रैक्ट इजीली हो जाया करोगे। आप किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाओगे। आप एक थॉट को अपने माइंड में बहुत देर तक नहीं रख पाओगे। ठीक है, ये दूसरी अटेंशन प्रैक्टिस है ना? पहली मैंने बताया पॉइंट वाली, पॉइंट पर अटेंशन पे करो बहुत देर तक। दूसरी मैं बता रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल प्रैक्टिस होती है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ अभी। एक होता है कि अपनी इमेजिनेशन आपने बना ली, सपोज आपने एक ग्राफ बना लिया अपने दिमाग में, या फिर आपने कुछ कुछ भी डिटेल पिक्चर डायग्राम इमेजिन कर लिया, उसको आपको होल्ड करना है। आंखें बंद करो और 2 मिनट 3 मिनट तक एक इमेजिनेशन को होल्ड करने की कोशिश करो। इससे आपकी अटेंशन लेवल इंप्रूव होगी। आप देखोगे ड्रास्टिकली इंप्रूव होगी। आपको प्रैक्टिस करते करते महसूस हो जाएगा अगर आप अच्छी तरह से करते हो। ठीक है, तो इससे आपको फोकस बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी। जिसको बोलते हैं ना सिली मिस्टेक हो गई, सिली मिस्टेक नहीं होगी, कम हो जाएंगी। क्या चीज आप नोटिस कर पा रहे हो कि एक एक जो आप पॉइंट अप्लाई करोगे, अगर उससे सिर्फ 5-5 मार्क्स का भी इंप्रूवमेंट हो गया, 21 पॉइंट से 105 नंबर का इंप्रूवमेंट आपका हो जाएगा। और यस, ये पॉसिबल है, क्योंकि है स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, कर सकते हो आप। फिर आपको पेपर के टाइम अगर आपको कुछ ऐसा नहीं करना कि आपसे हबड़ थबड़ में कुछ चीजें हो जाए, हॉच पॉच हो जाए कुछ। ठीक है, अगर आपको ये नहीं करना, तो आपको टाइम के साथ, टाइमर के साथ कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। जब भी आप प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन, जब आप उस चैप्टर में अच्छे हो जाओ, उसके बाद 50% ऑफ द टाइम जो आप प्रैक्टिस करोगे वो एक टाइमर के साथ किया करो। एक टाइमर चल रहा है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, टाइमर चल रहा है, प्रैक्टिस कर, ताकि टाइमर के साथ कंफर्टेबल हो जाए। शुरू शुरू में बहुत एंग्जाइटी होगी, लेकिन धीरे 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 उस एंग्जाइटी के साथ आप नॉर्मल हो जाओगे, फिर पेपर आपको मुश्किल नहीं लगेगा। देखो, सब कुछ हमें घर पे वो करना होता है जो कि हमें पेपर में करना होगा, लेकिन हम उसको पहले से अपने लिए आसान बना लें, ताकि पेपर के दिन मुश्किल ना हो। दैट इज द फंडामेंटल आइडिया। और हमेशा पॉइंट नंबर 15, हमेशा आपको चैप्टर को 90% कम से कम कंप्लीट करके जाना होता है टेस्ट देने। नहीं तो क्या होगा कि अगर आपने कंप्लीट नहीं किया उसको, आप टेस्ट देने चले गए, तो आपको ऐसा फील होने लगेगा कि आपका स्कोर कम आ रहा है जबरदस्ती, लेकिन एक्चुअली कम नहीं आ रहा। आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपकी सेल्फ वर्थ कम है, आपको लगने लगेगा कि आप कमजोर हो, आपको आपको खुद आप अपने आप को बुरे लगने लगोगे, समझ लो, और बेकार लगने लगोगे, स्टूपिड लगने लगोगे। अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी जो सेल्फ इमेज है वो खराब हो जाएगी। आप अपने बारे में जो सोचते हो वो खराब हो जाएगा। अगर आपका कम स्कोर आया तो, वो कम स्कोर क्यों आ रहा है? क्योंकि आप प्रिपेयर करके नहीं जा रहे हो, क्योंकि जबरदस्ती डेट थी, मेरा प्रिपेयर नहीं हो पाया, मैं चला गया। ऐसे मत क्या करो, क्योंकि उससे जो स्कोर आएगा ना, उससे पूरे 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए आपके दिमाग में वही स्कोर घूमेगा कि ये स्कोर है मेरा, ये स्कोर है मेरा। उससे धीरे धीरे आपके दिमाग में जो आपकी सेल्फ वर्थ है वो कम हो जाएगी, कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। ऐसी हरकत मत करना। चैप्टर कंप्लीट करो, फिर पेपर दो ना, क्या दिक्कत है? दोनों चीजें करो। पॉइंट नंबर 16, अगर आपका स्कोर स्टैग्नेंट है तो आपको अपनी स्टडी मेथड्स को इंप्रूव करना है। किस तरह से आप रीडिंग करते हैं, किस तरह से आप लेक्चर अटेंड करते हैं, किस तरह से आप नोट्स बनाते हैं, किस तरह से आप रिवाइज करते हैं, किस तरह से आप प्रैक्टिस करते हैं, किस तरह से आप मॉक टेस्ट देते हैं, किस तरह से आप एनालिसिस करते हैं, किस तरह से अपने डाउट्स को ट्रीट करते हैं, एंड सो ऑन। ये सारी चीजों पर अगर हमने काम कर लिया, ठीक है, तो हमारा जो स्कोर स्टैग्नेंट है वो हट जाएगा वहां से और बढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना? और ये सारे जो पेपर सॉल्विंग की चीजें बता रहा हूँ मैं 21, ठीक है, इनसे भी बढ़ेगा। और उसी के अंदर ये पॉइंट नंबर 16 है कि अपने स्टडी मेथड्स को, पढ़ने के तरीकों को इंप्रूव करो। ठीक है, बाकी सबसे अगर 5-5 स्कोर इंप्रूव होगा तो इससे कम से कम 20 स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। यस, और मजेदार बात यह है कि आपको पढ़ने के तरीके एक बार बदलने होते हैं, अपने एक बार बढ़िया तरीके अपनाने होते हैं। ठीक है, उसके बाद 100 के 100 चैप्टर जो आप कर रहे हो उन सभी में वो बढ़िया तरीके अप्लाई होते हैं ऑटोमेटिक। ठीक है, आप एक चैप्टर पे देते हो सपोज 20-30-40 घंटे, ठीक है, अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट पे एक बार में अपने मेथड चेंज करने पे 10-20 घंटे भी दे दो, ठीक है, तो क्या होगा, आप सारे चैप्टर्स में इंप्रूव हो जाओगे एक बार में। और एक चैप्टर पर टाइम दोगे तो उसी चैप्टर में इंप्रूव होगे। ठीक है, मजेदार बात यह है कि आपको सिर्फ एक बार सीखना होता है और इसको सारे चैप्टर में आपको अप्लाई कर सकते हो। तो ये सबसे ज्यादा आपके लिए स्कोर एफिशिएंट चीज है। पॉइंट नंबर 17, आपको अपने आप को स्कोर से जज नहीं करना। स्कोर्स आपके बारे में कुछ नहीं बताते। ठीक है, आपने जो भी गलतियां करी हैं, ठीक है, उनको आपने एनालाइज किया कि नहीं, इंप्रूव किया कि नहीं। ठीक है, ये आप देखो कि कितना आपने सीखा। एक मॉक टेस्ट के बाद, अटेम्प्ट करने के बाद, एनालिसिस के बाद और इंप्रूवमेंट के बाद क्या क्या आपकी लर्निंग रही, उन लर्निंग को एक कागज पे लिखो, 10, 20, 30। वो जो लर्निंग आपने लिखी ना जितनी, वो बताती है आपके बारे में कुछ, वो बताती है कि आप कितना इंप्रूव हुए। वो एक सही नंबर है जो कि आपको मेजर करना चाहिए, नंबर ऑफ थिंग्स आई लर्न, ना कि नंबर ऑफ स्कोर। और पॉइंट नंबर 18 है कि आप जो कॉमन मिस्टेक्स कर देते हो बार बार, वो आपको रिपीट नहीं करनी है, और उसके लिए आपको उनको नोट डाउन करना है एक A4 शीट पे अलग से, ताकि आपको हमेशा ध्यान रहे कि ये मिस्टेक मैं कर देता हूँ, तो मिस्टेक करने से पहले आपको याद रहेगा कि मैं मिस्टेक ना करूँ। अगर आपसे कुछ मिस्टेक ऐसी हैं जो कि 2, 3, 4 बार रिपीट होती जा रही हैं, तो उनको रोकना सबसे ज्यादा जरूरी है। ध्यान रखना, पहली गलती माफ है और दूसरी गलती पाप है, क्योंकि आपने पहली बार से उसको सुधारा नहीं और दूसरी बार हो गई फिर से वो। पहली गलती के बारे में इंसान लाचार होता है, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन दूसरी गलती को रोक सकता है, पहली गलती दोबारा ना दोहरा के। पॉइंट नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ऐसे लोगों की बात बिल्कुल नहीं सुननी जो कि आपको डिमोटिवेट करते हैं। क्या होता है इससे? इससे आपकी सेल्फ वर्थ कम होती है। कोई आपसे बोल रहा है कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा,
ठीक है। तो पहली बात तो किस बेसिस में बोल रहा है, कोई जानता ही नहीं हमें, ठीक है। तो उसकी बात मत सुनो, कोई भी डिमोटिवेट आपको करता है आपके टेस्ट कोर्स के बारे में, मॉक टेस्ट के बारे में, उसकी बात मत सुनो। क्या होता है उससे, आपकी सेल्फ वर्थ कम होती है, जिसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन खराब होती है, आप मानो या ना मानो, और ऑब्वियसली बुरा भी फील होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, आप नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव में टर्न कर सकते हो, ये बोल के अच्छा तूने ऐसा कैसे बोला, अब देख मैं अगले टेस्ट में क्या करके दिखाता हूँ। और अब तो आपके पास मेथड्स भी हैं, 21 मेथड्स हैं आपके पास अपना स्कोर इंप्रूव करने के। पॉइंट नंबर 20, प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ इजी एंड मीडियम क्वेश्चंस फॉर स्पीड। स्पीड बढ़ानी है तो इजी और मीडियम क्वेश्चंस के हाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए। इससे दो चीजें बिल्ड होती हैं, एंड्योरेंस बिल्ड होती है कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ सॉल्व कर सकते हो लगातार लगातार लगातार, ठीक है। और इससे स्पीड भी बिल्ड होती है, जब हम इजी क्वेश्चन करते हैं स्पीड बिल्ड होती है, क्योंकि जो रिपीटेटिव कैलकुलेशन है वो बार बार होते रहते हैं, तो फिर हमारा हाथ सेट हो जाता है उसमें, हमें आदत हो जाती है, हैबिट हो जाती है, ठीक है। तो लेकिन जब आप टफ क्वेश्चन कर रहे होगे तो फिर आप स्पीड नहीं बिल्ड कर पाओगे, स्पीड वाली प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके लिए आपको अलग प्रैक्टिस करनी है। पॉइंट नंबर 21, आपको सिर्फ कुछ, देखो बहुत सारे इजी और मीडियम क्वेश्चन सॉल्व करने, लेकिन कुछ टफ क्वेश्चन सॉल्व करने, ज्यादा नहीं, कुछ टफ क्वेश्चन हमेशा आप सॉल्व करते रहो अपनी हायर थिंकिंग एबिलिटी के लिए। और इससे होता ही है कि एंकर सेट हो जाता है, यानी कि आपको बाकी क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे अपने आप ही, तो आपके लिए थोड़ी और स्मूथ हो जाएगी वो प्रोसेस। अब ये पॉइंट्स अगर आपको यूजफुल लगे 21 पॉइंट, तो फिर आपको सोचना चाहिए और चीजें सीखने के ऊपर, और इन्हीं पॉइंट्स को जो कि आपने सीखा है और जो आप और नई चीजें सीखने वाले हो उनको बेटर इंप्लीमेंट करने की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। ऑब्वियसली सारे के सारे 21 पॉइंट्स का ध्यान रखना, इनको इंप्लीमेंट करना, देखो इंपॉर्टेंट तो है सारी चीजें, स्कोर भी इंप्रूव करेंगी, वर्थ इट भी है कि हम टाइम देंगे इसमें, एफर्ट डालेंगे तो फिर स्कोर में डायरेक्ट रिजल्ट दिखेगा, ठीक है, ये तो हमें दिख रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी एप्लीकेशन की जो प्रोसेस है इसकी 21 पॉइंट्स की वो इतनी आसान हो आपके लिए। तो इसमें हाईली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें सपोर्ट यूज करें, क्योंकि कोई भी चीज इंप्लीमेंट करने में कांस्टेंट गाइडेंस चाहिए होती है, आप कभी भी स्टक हो सकते हो, आपको हेल्प की जरूरत है। तो कांस्टेंट गाइडेंस एंड सपोर्ट बाय क्वालिफाइड मेंटर्स फॉर 3 months इज एग्जैक्टली द थिंग यू नीड टू मेक श्योर कि आपका स्कोर सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो, और स्पेशली तब जब ये इतना अफोर्डेबल हो। आप सुनो आगे, स्कोर इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, जैसे आपको यहाँ पे 21 वेज बताए, प्रोग्राम के अंदर 100+ वेज बताए जाएंगे आपका स्कोर इंप्रूव करने के लिए, बहुत डीप पॉइंट्स, लेकिन वो सब आपकी इंप्लीमेंट करने में भी आपकी हेल्प की जाएगी वहां पे, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट होगा आपको 3 महीने तक। सोचो 3 महीने तक अगर आप एक छोटी छोटी चीजें इंप्लीमेंट करते रहो, दिन में 20-30 मिनट देकर, बस दिन में से 20-30 मिनट देकर, तो फिर 3 महीने बाद आप कहाँ पहुंच जाओगे, सोच के देखो, ठीक है। फिर Q&A सपोर्ट, आपको बीच में कोई क्वेश्चन आता है तो आप पूछ सकते हो, एक सर्टेन ग्रुप या फिर पोर्टल होगा आपके क्वेश्चन पूछने के लिए, ये भी 3 months तक होगा। और ये सब कुछ जो है वो 1000 रुपीज में, समझ पा रहे हो इस बात को। आप कोई भी टेस्ट सीरीज देते हो 5000 की होती है, 10,000 की होती है, टेस्ट सीरीज लेके होता क्या है, बस आपको टेस्ट देने का मौका मिलता है, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि स्कोर इंप्रूव कैसे करना है। टेस्ट तो आपको फ्री में मिल जाएंगे PDF, लेकिन ये नॉलेज और गाइडेंस और सपोर्ट कि आपका स्कोर इंप्रूव हो 3 महीने के ओवर, ये ना तो आपकी कोचिंग करती है, ना आपके कोर्सेज करते हैं, ना आप जो यूट्यूब चैनल फॉलो करते हो वो करते हैं, ना ही आपके जो PDFs है वो करते हैं, ना ये बुक्स करती हैं, ना ही आपकी टेस्ट सीरीज करती है। तो मैं आपके लिए वो कर रहा हूँ जो कि आपके लिए कोई नहीं करता, ताकि आपका स्कोर इंप्रूव हो सके, जो कि आप सबसे ज्यादा चाहते हो। तो कोई चीज जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट सबसे ज्यादा चाहते हैं, वो चीज इतने सारे कोर्स, इतने सारे कोचिंग, इतने सारे टेस्ट सीरीज और ये सब चीजें हैं, वो प्रोवाइड नहीं करते। मतलब आप ही जान के नोटिस करके शॉक हो गए होंगे कैसे क्यों नहीं होता, पर ठीक है, मैटर नहीं करता कि वो नहीं होता, क्योंकि अब से वो होने लगा है और आप इसका पार्ट बन सकते हो। 3 months में आप जस्ट इमेजिन कर लो आपका स्कोर प्रैक्टिकली कितना इंप्रूव हो जाएगा। और इसको अफोर्डेबल इसलिए रखा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसका पार्ट बन सकें, पैसे की वजह से वो पीछे ना छूटें, एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज के लिए, स्कोर इंप्रूवमेंट, जो कि सबको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और ऑब्वियसली एचआरए अकेडमी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको पूछेगा एचआरए अकेडमी क्या है? एचआरए अकेडमी एक ऐसी डिजिटल अकेडमी है जिसके अंदर आपको जी प्रिपरेशन के अंदर जो भी रीड होता है वो सब सिखाया जाता है। जी प्रिपरेशन को लेवल अप करने के लिए लेवल अप वाली बातें होती है, वहाँ पे बेसिक बातें नहीं होती, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो आपको बेसिक से भी सपोर्ट मिल जाएगा, उसके लिए आपको अलग से बोलना होगा, लेकिन जो लेवल अप वाली बातें हैं ना वो वहाँ पे होती है, ठीक है। एचआरए का नाम क्या है? हाई रैंक अचीवर। हाई रैंक अचीवर मतलब अगर आपको हाई रैंक अचीवर बनना है, अचीवर कौन होता है? जो अपने स्कोर को इंप्रूव कर ले बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। तो वो एक तरह का हाई रैंक अचीवर होता है, ठीक है। हाई रैंक अचीवर अकेडमी को सीखता है कि लेवल अप कैसे करना है, एडवांस के लेवल तक कैसे जाना है, जिस भी लेवल पे हम उस लेवल पे, भले 100 नंबर आते हैं हमारे, एडवांस लेवल पे क्या पाथ है, क्या एक्जैक्टली पाथ है जो हमें फॉलो करना है और क्या उसके लिए सीखने की जरूरत है। नंबर 1 इन डेप्थ कॉन्सेप्ट, नंबर 2 एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग, नंबर 3 रेगुलर प्रैक्टिस और लेवल वाइज प्रैक्टिस की, ऐसे लेवल अप होता रहे हमारा हर एक कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है। चौथी चीज कांस्टेंट रीइंफोर्समेंट, यानी कि रिवीजन, ऐसा रिवीजन कि आपका चैप्टर रिवीजन करते करते और स्ट्रांग होता जाए, जितना आपने पढ़ा था उसके भी ऊपर हो जाए, ना कि ये कि आप महीने में एक बार रिवीजन कर रहे हो और भूल रहे हो चीजों को, है ना, या फिर आप बहुत देर में रिवीजन कर रहे हो और तब तक भूल गए सारी चीज, ठीक है। अब और आपको एक और चीज, एडवांस मेंटरशिप, जे एडवांस लेवल पे कैसे आप जहां पे भी हो वहां से जे एडवांस लेवल पे पहुंचो, उस लेवल की जो मेंटरशिप है वो आपको मिलेगी। अब आपने देख लिया होगा कि जो मेरे वीडियोस हैं उसके अंदर जो मैं गाइड करता हूँ कितना साइंटिफिक होता है, कितना एप्लीकेशन ओरिएंटेड होता है, एक्सपीरियंस से आता है, और कितना डीप में कवर होता है, और प्रैक्टिकल इंप्रूवमेंट उससे होता है, ये आपने देख लिया, ठीक है। तो इसी तरह से एडवांस मेंटरशिप जो है वो सिर्फ स्कोर इंप्रूवमेंट के बारे में नहीं, वो सारी चीजों के बारे में है। थ्योरी, प्रैक्टिस, रिवीजन, ये सब चीजें कैसे ढंग से करनी है, मेथड्स को इंप्रूव कैसे करना है, माइंडसेट को इंप्रूव कैसे करना है, ये आपके लिए एक सेल्फ डेवलपमेंट जर्नी की तरह होगा, है ना। तो अब ये 5 चीजें अगर कोई कर लेता, सपोज उसे कोई हरा सकता है यार जे एडवांस में, ठीक है। मतलब जितना वो कर सकता था खुद से, उसके अबव एंड बियॉन्ड बहुत कुछ कर लेगा, इसी को हम बोलते हैं लेवल अप। तो लेवल अप के लिए होता है एचआरए अकेडमी। तो जो एचआरए अकेडमी में आ गया पूरे साल के लिए, उसके लिए ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं, मिनी प्रोग्राम्स, जैसे कि स्कोर इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, ठीक।
तो स्कोर इंप्रूवमेंट प्रोग्राम को ज्वाइन करो जल्दी जल्दी। एचआर अकेडमी को ज्वाइन करना उसे भी कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट। और हाँ, ये कमेंट करना मत भूलना कि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा रहा इस वीडियो का। और ऐसी और वीडियोस आएंगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, नहीं तो मिस कर दोगे। ऑल द बेस्ट।